अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2023 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ ब्लॉक ऑफ √3 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास आपका दिया हुआ है आपका √3 kg। तो प्रॉब्लम में देखिए यही आपका एक ब्लॉक है जिसका मास आपका √3 kg है। इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। देखिए यही हमारा एक स्ट्रिंग है, इसी स्ट्रिंग से ये हमारा ब्लॉक आपका अटैच्ड है आपका। हुज अदर एंड इज अटैच्ड टू द वॉल। देखिए इस स्ट्रिंग का एक एंड आपका ब्लॉक से आपका अटैच्ड है, दूसरा एंड आपका देखिए किससे आपका वॉल से आपका अटैच्ड है। एन अननोन फोर्स एफ इज अप्लाइड। तो अननोन फोर्स एफ को अप्लाई किया जा रहा है कहां? स्ट्रिंग के किसी पॉइंट पर अननोन फोर्स एफ को अप्लाई किया जा रहा है। अगर आप डायग्राम को अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो डायग्राम को देखने से ये पता आपको चल जाएगा कि ये जो एफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है ये स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पर आपका अप्लाई किया जा रहा है। शुरू में आपका स्ट्रिंग आपका कुछ ऐसा रहा होगा, शुरू में स्ट्रिंग आपका कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा शुरू में स्ट्रिंग आपका, ब्लॉक आपका कुछ ऐसा रहा होगा। और यहां पर जो स्ट्रिंग का जो मिड पॉइंट है, इसी मिड पॉइंट पर एक अननोन फोर्स एफ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ फोर्स को आप अप्लाई करिएगा ना, तो ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम में और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। तो देख रहे हैं ये जो स्ट्रिंग है ये आपका वॉल से कितना एंगल पर आपका 30 डिग्री के एंगल पर है। चूंकि देखिए स्ट्रिंग के जिस पॉइंट पर आपका एफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है वो पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? पी। चूंकि प्रॉब्लम में देखिए ये मेंशन है नहीं कि स्ट्रिंग के किस पॉइंट पर एफ फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई किया जा सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट आपका स्ट्रिंग का मिड पॉइंट ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी आपका नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा तो आपको लगेगा कि जिस पॉइंट पर एफ फोर्स को अप्लाई किया गया है वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट आपका मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट को छोड़ के भी कोई दूसरा पॉइंट आपका हो सकता है। तो यहां पे चूंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि वॉल के साथ ये जो स्ट्रिंग है, कौन सा स्ट्रिंग का कौन सा पोर्शन? जो पोर्शन आपका वॉल और पॉइंट पी के बीच में है, स्ट्रिंग का वो पोर्शन वॉल से आपका कितना एंगल पर है? आपका 30 डिग्री के एंगल पर है। और चूंकि ये एंगल आपका चेंज आपका नहीं कर रहा है, तो इससे आपको ये समझ जाना है कि यहां पर जो हमारा पॉइंट पी होगा वो आपका रेस्ट में होगा। अगर पॉइंट पी अगर आपका रेस्ट में है तभी ये एंगल आपका 30 डिग्री आपका चेंज आपका नहीं करेगा। अब देखिए क्या है कि अगर पॉइंट पी अगर आपका रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो √3 kg का जो मास है ये भी आपका क्या होगा? आपका रेस्ट में होगा। तो यहां पर देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि पॉइंट पी और इस मास के बीच में जो स्ट्रिंग का जो पोर्शन है उसमें टेंशन को हम लोग T' मान लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो √3 kg का मास है इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए तो √3 kg के मास पर अर्थ के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? m इंटू जी। m कितना है? √3 इंटू जी। और पॉइंट P और इस मास के बीच में जो स्ट्रिंग आपका है उस स्ट्रिंग के कारण इस मास के ऊपर टेंशन फोर्स आपका किधर लगेगा? आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में T'। चूंकि ये देखिए ये मास आपका रेस्ट में है ना, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस मास के ऊपर नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी अगर आपका रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स आपका 0। तो नेट फोर्स 0 कब होगा? जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है ये दोनों फोर्स आपका में अगर इक्वल हो जाए तभी इस मास के ऊपर नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। अब दूसरा देखिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं पॉइंट पी के लिए। तो पॉइंट पी पर देखिए तो कौन कौन सा फोर्स आपका अप्लाइड है? एक तो एफ फोर्स आपका पॉइंट पी पर आपका अप्लाइड है आपका,
दूसरा फोर्स देखिए P, पॉइंट P और √3 kg के बीच में जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है, उस स्ट्रिंग के कारण आपका टेंशन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका कितना लगेगा, आपका T डैश आपका लगेगा। दूसरा देखिए, दूसरा फोर्स हो गया है। तीसरा फोर्स देखिए क्या होगा, पॉइंट P और वॉल के बीच में जो स्ट्रिंग आपका यूज हुआ है, उस स्ट्रिंग के कारण भी आपका इसके ऊपर आपका क्या है, पॉइंट P के ऊपर एक टेंशन फोर्स लगेगा। ये टेंशन आपका क्या होगा, T हो जाएगा आपका। और अगर पॉइंट P से पास होता हुआ अगर एक वर्टिकल लाइन को अगर ड्रॉ कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर पॉइंट P से पास होता हुआ अगर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, तो ये अगर एंगल 30 डिग्री है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब T को हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। इस T को, इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, T cos 30 डिग्री हो जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, T sin 30 डिग्री हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है कि चूंकि पॉइंट P आपका रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पॉइंट P पर आपका नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, 0। यानी नेट फोर्स 0 होने का मतलब यहां पर क्या होगा, पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और पॉइंट P पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स को 0 करते हैं। तो देखिए, तो पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, आपका F फोर्स लग रहा है। और पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, T sin 30 डिग्री। तो ये दोनों फोर्स आपका अगर आपस में अगर इक्वल हो जाए, तो पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि पॉइंट P पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आपका लग रहा है, T cos 30 डिग्री। पॉइंट P पर देखिए तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, T डैश। अगर T cos 30 डिग्री और T डैश अगर आपस में अगर इक्वल हो जाए, तो पॉइंट P पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन आपका क्या हो गया, आपका 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको देखिए यहाँ पे निकालना है, टेंशन को कैलकुलेट करना है, टेंशन T को। तो टेंशन T को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम लोग इक्वेशन 3 को यूज करते हैं। तो देखिए, तो इक्वेशन 3 से लिखा जा सकता है T cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और T डैश देखिए किसके बराबर हो जाएगा, √3 × G हो जाएगा। तो यहां से देखिए √3 कैंसिल आउट हो गया, तो T इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2 × G हो जाएगा 2। और G के जगह पर देखिए तो प्रॉब्लम में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। तो 2 × 10 आपका कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए T का वैल्यू आपका कितना हो गया, 20 न्यूटन हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हम लोग T को हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो T को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, तो F भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। F को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए T, इक्वेशन 2 है क्या, T sin 30 डिग्री इज इक्वल टू F है। T के जगह पर 20 रखिए, sin 30 डिग्री के जगह हाफ ले लीजिए, इज इक्वल टू F हो जाएगा। ये 2 से 20 आपका 10, तो 10 इक्वल टू F हो जाएगा। यानी कहने का मतलब F इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 10 न्यूटन हो गया। अगर इस प्रॉब्लम में अगर F का अगर वैल्यू अगर पूछा जाता, तो F आपका कितना हो जाता, आपका 10 न्यूटन हो जाता। क्योंकि इस प्रॉब्लम में F तो पूछा गया है नहीं, इस प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, T। तो T का वैल्यू आपका क्या है, 20 न्यूटन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका B होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा, तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।